अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे हैं IAS 21। IAS 21 के अंदर हम करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है कि एसेट को रीवैल्यू कैसे करना है, कैसे अप और डाउन करना है। पहले होगा आपका रिवीजन, आपकी रिवीजन की कहानी होगी जो आपने किस में सीखी हुई है, FAR 1 में। फिर हम एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, IAS 21 के साथ रिवैल्यूएशन देखेंगे। मींस कह सकते हैं फॉरेन कंट्री में आपकी कंपनी के कुछ एसेट्स हैं और वो उसी क्लास के हैं जिस क्लास में एसेट क्या हो रहे हैं, रीवैल्यू हो रहे हैं। तो हमारा केस ये होता है IAS 16 का कि हमें रीवैल्यू करना होता है एंटायर क्लास को। तो अगर बिल्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ उसी कंपनी की आउट ऑफ कंट्री है, तो फिर अब उसको किस तरीके से रीवैल्यू करना है। चलें जी, पहले तो हम FAR 1 की जस्ट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। मियाँ लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 480 मिलियन ऑन 1 जनवरी 17। When useful life of the asset is estimated at 12 years, it was revalued on 1 जनवरी 19 at 600, 1 जनवरी 21 at 250 and 31 दिसंबर 22 360 मिलियन। हमें टी काउंट या नोट नहीं बनाना, हमें जस्ट क्या करनी है, वर्किंग बनानी है जी। डेट डिस्क्रिप्शन, 2 कॉलम ये होंगे। तीसरा कॉलम किस चीज़ का होगा, एसेट के रुपीस का। चौथा कॉलम होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का। और 5वां कॉलम किसका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारी वर्किंग का स्टाइल हुआ करता था। किसी स्टूडेंट ने नहीं भी सीखा हुआ ये वाला स्टाइल तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम अभी करेंगे तो उसे भी तरीक़ाकार आ जाएगा इंशाल्लाह। इसकी जगह पर हम 5 कॉलम की टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी ज़रा सी सुकून में आ जाएगी थोड़ी सी। लें जनाब, डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट रुपीस मिलियन में है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। चलें जनाब, एसेट खरीदा कितने में, 480। एंट्री साथ साथ बोलते जाएं। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और कैश बैंक पेएबल या एडवांस, ये क्रेडिट होगा। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, एसेट डेबिट या एडवांस क्रेडिट। कितने में, 480 मिलियन। पहली एंट्री 31 दिसंबर 17, डेप्रीसिएशन
480 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। 40 की क्या आ गई, डेप्रीसिएशन। इसके बाद आपके पास WDV कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 31 दिसंबर 17। अगले साल फिर से डेप्रीसिएशन होगी और अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर 18 WDV आ जाएगी आपकी 31 दिसंबर 18 की। $400 31 दिसंबर 18। अब हमारा एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। रीवैल्यू होकर 1 जनवरी 19 पर 600 पर मूव कर रहा है। 1 जनवरी 19 हम एक लाइन लगाएंगे और 1 जनवरी 19 हमारी क्या होगी, रीवैल्यूड अमाउंट होगी 600। एसेट 200 से बढ़ जाएगा और 200 से ही सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। टोटल हमारा 200 हो गया। यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से ये रूट होकर इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस चला जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है, हमने रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी होती है। जिस तारीख पर एसेट रीवैल्यू हो उस डेट पर हमें क्या करनी होती है, रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी होती है। तो 12 साल हमारी टोटल लाइफ थी, उसमें से 2017 2018 2 साल यूज़ हो चुके, बाकी की लाइफ 10 ईयर्स रह गई। अब हमने अगले साल की डेप्रीसिएशन इस रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से करनी है। 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन 600 माइनस 0 ओवर 10 60 की आ गई डेप्रीसिएशन। जिस तरह से एसेट की कॉस्ट को डेप्रीशिएट, रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रीशिएट करना है, उसी तरीके से सरप्लस को भी क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है। 200 डिवाइड बाय 10 ये आ गया 20। हमारी ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितनी थी, बोलें जी, 40। अब क्या हो गई, कितनी ज़्यादा है, 20, वो ये आ रही है। इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, इजाफी डेप्रीसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 540 और 180, ये हमारे पास आ गई WDV 31 दिसंबर 19 पर। इसके बाद इससे अगले साल कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर 20 में भी डेप्रीसिएशन यही होगी, कोई चेंज नहीं है। 31 दिसंबर 20 कितने पे चलेगा, 60 की ही डेप्रीसिएशन हो जाएगी, 20 की ही इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन हो जाएगी। 31 दिसंबर 20 540 में से 60 गए 480 और ये बन गया 160। इसके बाद 1 जनवरी 21 पर दोबारा से क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है और अब रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रहा होगा। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड कितने पे चला गया, 250 पर। 250, 480 से ये गया 250 पर, डाउनवर्ड गया कितना, 230। रीवैल्यूएशन लॉस, ये 230 पहले, ये लॉस पहले पुराने गेन को ख़त्म करेगा। 160 को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। 160 को इसने किया ख़त्म। अभी भी इसकी भूख नहीं मिटी है, तो अब इसने कहाँ पर जाना है, अपने प्रॉफिट को भी खाना है।
कितना डिफरेंस आ गया? 70 का अपने प्रॉफिट को खाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 70 का लॉस एंड 250 की रीवैल्यूड अमाउंट। रिमेनिंग लाइफ यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। 12 साल टोटल थी लाइफ, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, कितने साल गुजरे? 4 साल गुजरे। तो 4 साल गुजर गए, रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 8। अब जो आपने डेप्रिसिएशन करनी है 250 माइनस 0 रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ 31.25। और इसी तरीके से जैसे सरप्लस को डेप्रिशिएट किया था, उसी तरीके से इस लॉस को भी क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। 70 डिवाइडेड बाय 8.75। ये माइनस में नहीं लिखना, ये कम कैसे होगा? प्लस में लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू कम होगी। -70 है, -70 को कम करना है तो वैल्यू किस में लिखी जाएगी? पॉजिटिव में लिखी जाएगी, 8.75। 218.75, 61.25 का लॉस। ये हमारी WDV आ गई जी। अगर हमारा एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो आज भी डेप्रीसिएशन कितनी होती? 40 ही चल रही होती। ऐसे ही है, कितनी चल रही होती? 40। इस साल की कितनी है? कितनी कम है? वही है ना जरा, ठीक। ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितनी है? 40। हमने कितनी चार्ज की? 31.25। कम चार्ज की, कितनी कम चार्ज की? 8.75। इसके बाद इससे अगला साल आएगा 31 दिसंबर 22। 31 दिसंबर 22 पर वंस अगेन सेम डेप्रीसिएशन होगी, सेम रिवर्सल होगी। 180.75, 187.5, 52.5 का लॉस। अब हमारा 31 दिसंबर 22 पर ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो रही है। ईयर एंड पर ये एसेट कितने पे पहुंच गया है? 360। तो इस एसेट को हमने लेकर जाना है 360 रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 22 172.5। ये आपका सरप्लस में आया, पॉजिटिव में है, गेन की नेचर है। ये पुराने लॉस को पहले ख़त्म करेगा। कितना? 52.5 और बाकी का बैलेंस आ जाएगा 120। ये सरप्लस में आ जाएगा। इसके बाद हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न उसकी ये है कि हमने मज़ीद आगे क्वेश्चन को चलाना ही नहीं है। 31 दिसंबर 22 ये वो वाली टेबल है जिसके ज़रिए हमने अगर जर्नल एंट्रीज पास करनी हो तो जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। अगर हमने नोट बनाना हो तो हम नोट बना लेते हैं। एक ही वर्किंग से हर किस्म का काम होता है।
जी, यहाँ पर चूँकि सेम रीवैल्यूएशन FAR 2 में मौजूद है, सेम नोट हमारे कोर्स का हिस्सा है इन IAS 38। किसमें? IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। IAS 16 था टेंजिबल एसेट से रिलेटेड, IAS 38 क्या है? इंटेंजिबल। कोई चेंज नहीं है नोट के अंदर, सेम नोट है। ठीक, रीवैल्यूएशन भी हमारे कोर्स का क्या है? हिस्सा है। FAR 1 की हर वो चीज़ जो हमने पढ़ी है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर टेस्ट हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कोई 1 या 2 साल हम इसके रीवैल्यूएशन के नोट के भी परफॉर्म कर लें, हमें रिवीजन हो जाएगी। लें जी, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने लगा हूँ मैं, और जब जब रीवैल्यूएशन होगी तब तब की एंट्री मैं लिख भी दूंगा, तो दरमियान में हम एंट्रीज लिख लेंगे। ऐसा डेबिट, कैश बैंक एडवांस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ तक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप जब पहुँच गए 1 जनवरी 19 पर एसेट क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ। तो रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री, ट्रांसफर ऑफ एंटायर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो हम एंट्री पास करने लगे हैं जर्नल एंट्री। किस तारीख की? 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19 पर रीवैल्यूएशन हुई है, यस, 1 जनवरी 19। आपकी पहली एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट या PPE अकाउंट क्रेडिट। और वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे? वो यहाँ से देखेंगे इस रीवैल्यूड अमाउंट और इससे पिछली कॉस्ट के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन है 40 जमा 40, 80 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके अकाउंट में मौजूद होगी। आप इन दो वैल्यूज़ को सम अप कर क्या करेंगे? एंट्री पास कर देंगे। 80, 40 प्लस 40। इससे अगली एंट्री 1 जनवरी 19, ये आपकी टेबल के अंदर सही मिलेगी। एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, वेल डन। इस कॉलम की नेचर क्या है? डेबिट। इक्विटी के कॉलम की नेचर क्या है? क्रेडिट। और प्रॉफिट की नेचर भी क्या है? क्रेडिट। तो इस टेबल के अंदर लिखी हुई हर चीज़ की एंट्री मौजूद है, सवाए एक जो पिछली एंट्री हमने की है वो डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही, वो इनडायरेक्टली नज़र आ रही है कि हमने इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट को क्रेडिट करना है। ये इनडायरेक्टली नज़र आ रही है, ये डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही। इसके बाद आपका ये एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। एक फ़िक्रा मैं अक्सर बोला करता हूँ, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। तो एसेट की नेचर डेबिट है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब एसेट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। PPE या फिर एसेट डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बढ़ रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। इसका मतलब क्या है? ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रेडिट होगा। कितने से? 200। इसके बाद की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 31 दिसंबर 19 की एंट्री, 2019 की मुकम्मल एंट्रीज पास कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 60 से।
एक और एंट्री इस डेप्रीसिएशन के वक्त होगी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री। रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर है क्रेडिट, ये लेस हो रहा है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस ने क्या होना है, डेबिट होना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। R.E से समझ रहे हो ना क्या है, 31 दिसंबर 19, ये रिटेन्ड अर्निंग है। नहीं जी, जब जब एसेट में इजाफी वैल्यू मौजूद होगी, हम इजाफी डेप्रीसिएशन कर रहे होंगे, उस वक्त हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। जब भी एसेट रिवैल्यूएशन अपवर्ड होकर इस स्टेज पर मौजूद होगा कि उसके अगेंस्ट एक सरप्लस मौजूद होगा, तो हमने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री भी पास करना हो हमें क्या करना होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग में भी करना होगा। नेक्स्ट, उससे अगले साल की एंट्री 60 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। यहां पर आते हैं, वंस अगेन एसेट क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया। तो अब पहली एंट्री कैसे होगी रिवैल्यूएशन के वक्त की, किस वैल्यू से होगी बच्चों, क्यों CR भाई, किस वैल्यू से पहली एंट्री रिवैल्यूएशन के वक्त की होगी। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन की कौन सी थी, ट्रांसफर को, डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को एसेट में ट्रांसफर करना है। जी बेटा, किस वैल्यू से होगी, मैं नहीं मानता, क्यों जी साहब, 120। हाँ जी, कोई और बंदा, 60 प्लस 60, 60 प्लस 80, 80 कितने ऐसी लिख लेता है, 80 नहीं है, ये गलती से आपको हिंट लग रहा है 80, ये है 60 ही, शायद आपको इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर आपने जब पिछली रिवैल्यूएशन की थी, आपने सारी की सारी डेप्रीसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को ट्रांसफ़र कर दिया था और वो निल हो गई थी इस जगह पर। तो अब इससे और इसके दरमियान में कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है, 60 जमा 60, टोटल 120 की। तो ये 120 से एंट्री पास होगी। ठीक है जी, इधर से किसी को ना समझ लगाओ, ऐसे तो ना करोगे, इसको नहीं समझ लगी। जी, तो 1 जनवरी 21 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट 60 प्लस 60, 80 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। और अब एसेट, मैंने क्या लिखा, ओहो, ये 80 क्यों दिमाग में आया, अच्छा जी, अब बताएं एसेट क्या हुआ, एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब डेबिट में लेस जब होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एसेट क्या हो गया, क्रेडिट। सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, उसमें कमी आई है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट, उसमें कमी आई है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 230 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा 100 एंड नहीं यार 160 से, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा कितने से, 70 से।
ये 1 जनवरी 21 पर एंट्री हो गई। जी नेक्स्ट वैल्यू डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। गुड, वेल डन। आपको तो आता है सबको, मैं ऐसे ही पढ़ाई जा रहा हूं। आगे चलें, छुट्टी करके घर चलें फिर। डेप्रीसिएशन डेबिट, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीजें भूल गई होंगी शायद। 31.25, बस यही एंट्री होनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम की कोई एंट्री नहीं होनी, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी एंट्री होती है। ये सिर्फ हिसाब रखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री होनी है और किसी वक्त की एंट्री नहीं होनी। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं, जो वैल्यूज हैं, ये हिसाब किताब रखने के लिए हैं। ये हिसाब किताब क्या है? ये आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन, ये क्या आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन। कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल माइनस करेंगे कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल से, तो आपकी या वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस की आनी चाहिए या आपकी वैल्यू रिवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम की आनी चाहिए। पॉजिटिव आंसर आएगा तो सरप्लस की वैल्यू होगी, नेगेटिव आंसर आएगा तो लॉस की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर अगर आप स्टैंड कर रहे हैं, इस जगह पर इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत कैरिंग अमाउंट कितनी है? ये 218.75 है। इसमें से आपने माइनस करना है कॉस्ट मॉडल के तहत वैल्यू, कॉस्ट मॉडल के तहत वैल्यू। एसेट खरीदा कितने का था? फॉर 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 40 की। कितने साल गुजर चुके उस तारीख पर? 17, 18, 19, 20, 21। कितने साल हो गए? 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल हो गए। 480 का एसेट खरीदा था, 480 का एसेट खरीदा था। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 40। कितने साल गुजर चुके? 5। यानी कि अगर ये अपने कॉस्ट मॉडल पर ही चलता रहता तो ये 280 की इसकी क्या हो चुकी होती? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो चुकी होती। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, यानी कि वैल्यू कितनी आती? 280। कितना डिफरेंस आया? -61.25 लॉस है। हमारा एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत 218 पर है, कॉस्ट मॉडल के तहत 280 पर होना था। डिफरेंस आया -61.25, जो कि हमारा लॉस हमारी इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें जी, आगे कोई एंट्री? आगे तो एंट्रीज आपको होपफुली आती हैं। इतनी डिवीजन मेरा ख्याल काफ़ी है। क्या आखिरी साल भी करावा हैं? चलें फिर एक बच्चे से और सवाल पूछेंगे। अब इस तारीख पर जो एंट्री पास होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, वो किस वैल्यू से होगा? जी एंड से 62.5। वेल डन।
एक वैल्यू ये वाली डेप्रीसिएशन और एक वैल्यू ये वाली डेप्रीसिएशन, 62.5 से वो वाली एंट्री पास होगी। और आखिरी एंट्री एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट, सरप्लस बढ़ रहा है, रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लें जनाब, रिवैल्यूएशन की तो रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू जर्नल एंट्री हुआ चाहती, ठीक है जी। तो फिर हम अब बाहर की प्रॉपर्टी के को कैसे देखेंगे। अगर यही प्रॉपर्टी आ गई बाहर और वो क्या हो रही हुई, रीवैल्यू हो रही हुई, तो फिर अब दरमियान में क्या आ जाएगा, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। तो अब उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। मामू लिमिटेड is an entity whose functional currency is the Pakistani rupee and has an annual reporting date of 31 दिसंबर। 1 जनवरी 18 पर हमने परचेज की प्रॉपर्टी फॉर $60,000 ओनली इन USA to be used for admin and marketing purpose। ये लाइन क्या बता रही है, ये क्या है, पीपी। अगर यहीं पर लिखा होता टू बी यूज फॉर रेंटल पर्पसेस, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जानी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो मॉडल कौन कौन से, एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू। तो इंशाल्लाह पहले ये हम रिवैल्यूएशन कर लें, फिर अगली कहानी किसको देख लेंगे, IS 40 के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि वो क्या कहता है। ML has a policy of applying revaluation model. Useful life of the building is 10 year. The fair value and revaluation spot exchange rate are as follow. Fair value US डॉलर में और उस तारीख के ऊपर एक्सचेंज रेट ये था। ये रिवैल्यूएशन हो रही है। चलें जी, वर्किंग बनाना होगी। क्या करना होगा, वर्किंग बनाना होगी। यही वाली वर्किंग बनाएंगे, कोई दूसरी वर्किंग नहीं बनानी हमने, कुछ ऐसी वर्किंग बनेगी। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। R2 तो बहुत आसान है एज कंपेयर टू R1। अभी तक कोई ज़रा सी भी मुश्किल लगी आप लोगों को? अभी तक नहीं ना लगी? है ही बहुत आसान। FAR 1 में तो हम ITA पढ़ कर आए होते हैं, हमारे डेबिट एंड क्रेडिट ही सीधे नहीं हो रहे होते, उसी के अंदर ही कन्फ्यूजन पता नहीं कितनी किस्म की होती हैं। अब तो आप सीनियर हो गए हैं, देखिए कैसे रिवैल्यूएशन की वर्किंग करवाई आप। अब तो आपको जुबानी चीजें आती हैं माशाल्लाह से। 1 जनवरी 18 एसेट की कॉस्ट बताएं जी क्या होगी। सोचें, डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है या लोकल करेंसी इक्वल टू 1 है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना हो तो खैर। मिलियंस में काम करना है, 1000 में करना है, 1000 में करना है। अगर 1000 में करना है तो फिर एक आसान काम क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपको क्या करना चाहिए, 3 सिफर क्या कर देने चाहिए, काट देने चाहिए। जिंदगी क्या हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी। चलें जी, फिर वैल्यू बताएं। $60 इंटू रुपीज 110 पर डॉलर, 660
₹1000 में, $6600। नेक्स्ट 31 दिसंबर 18, डेप्रीसिएशन कॉस्ट आ गई आपकी 6600 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 ओवर लाइफ 10 ईयर थी गालिबन 660। हम पहुंच गए WDV पर 31 दिसंबर 18 5940। वेल डन जनाब। मुझे अब आपने ये बताना है कि इसको रीवैल्यू करके किस वैल्यू पर लेकर जाना है हमने। मेरी रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी 31 दिसंबर 1 जनवरी 19 पर। एक्सचेंज गेन लॉस का क्या बनेगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। 1 जनवरी 19 पर रीवैल्यू हो रहा है, कितने पे जा रहा है 45। पहले एक्सचेंज रेट था 110, अब एक्सचेंज रेट भी चेंज हो रहा है 120। क्या किया जाए, क्या 5400 चले 5400 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी जाए। 45 इंटू 120 यही था ना। इस 45,000 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 5400। कितनी वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, लॉस आ गया 540 का। जी बताइएगा। ये बताएं यहां से 110 से 120 पे जा रहा है, बढ़ रहा है, एक हिसाब से गेन हो रहा होगा। यहां से 60 से 45 पर जा रहा है, एक हिसाब से क्या हो रहा होगा, लॉस। इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। जी ओवरऑल हमारी करेंसी में तो हमें लॉस। चलो फिलहाल आपकी करेंसी में ओवरऑल नेट करके लॉस हो रहा है तो लिख देते हैं फिर लॉस में। पुराना सरप्लस कोई एग्जिस्ट नहीं करता। रीवैल्यूएशन लॉस 1 जनवरी 19। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है, वो क्या, रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ कितनी थी 10 साल थी। 10 में से 1 साल क्या हो गया, माइनस हो गया। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई 9। 5400 माइनस 0 डिवाइड बाय 9, 540 डिवाइड बाय 9, 600। और ये कम होगा 60 से। और लॉस को कम करना हो तो पॉजिटिव में वैल्यू लिखी जाएगी। ये बन गया 4800, 480 का लॉस। ये हमारी आ गई WDV 31 दिसंबर 19। जनाब नेक्स्ट 1 जनवरी 20। एसेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। रेट भी मजीद बढ़ गया। अब क्या रेट हुआ करता था, क्या करवा दिया है चंद सालों में, क्या रेट करवा दिया आप लोगों ने। तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ चुकी है। जनाब रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 20 क्या वैल्यू थी 55 इंटू 150, 8250।
8250 कितने से वैल्यू बढ़ी है? 3450। क्या किया जाए? पहले 480 को ख़त्म किया जाए, बाकी सरप्लस में कितना? 2970। ये आ गया रिवॉल्यूशन सरप्लस, ये नील हो गया और ये टोटल आ गया 2970। इसके बाद डेप्रिसिएशन करेंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग 10 में से कितने साल गुजर चुके? बाकी रह गए 8। 8250 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 एंड 2970 डिवाइड बाय 8। 1031 खैर है 371 ये हमारी क्या आ गई? WDV 31 दिसंबर 20 की। क्या वैल्यू आ गई पता? 7219 272599। जी जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई मसला रिवॉल्यूशन करते हुए? तो कोई टेंशन नहीं लेनी है एक्सचेंज गेन की। सबसे पहली कहानी ये एक्सचेंज गेन और लॉस का मसला था ना। एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है ना, इन रूटीन। लेकिन अब एसेट हो गया है क्या? रीवैल्यू। तो टेंशन नहीं लेनी आपने एक्सचेंज गेन या लॉस की। अगर बात सरप्लस में जा रही है तो एक्सचेंज गेन वाला इफेक्ट भी 150 है ना, इससे पहले 120 था। मींस इफेक्ट कौन सा आ रहा है? गेन का। तो टेंशन नहीं लेनी। ये गेन का इफेक्ट अगर OCI में जा रहा है तो रूट OCI से कर दें, नो टेंशन। अगर काम प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। मसलन यहां पर ऊपर, यहां पर अगर हम देखें 110 से 120 पर जाएं तो गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। अगर हम गेन को अलहदा से लेकर जाना चाहते हैं तो कहीं पे शायद सरप्लस की कहानी की तरफ जानी थी। हमने टेंशन नहीं ली। अल्टीमेटली वैल्यू लॉस में जा रही है तो हमने क्या किया? सब कुछ किस में ले जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। ठीक, तो रूल ये लिखा हुआ है। एसेट्स और लायबिलिटी, मॉनेटरी आइटम्स सेटल्ड, रीट्रांसलेट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट। मॉनेटरी आइटम्स को आप क्या करते हैं? रीट्रांसलेट करते हैं पेमेंट करते हुए। आप एक्सचेंज गेन लॉस वर्कआउट करते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। मॉनेटरी आइटम्स अनसेटल्ड, अनसेटल्ड, सेटल्ड और अनसेटल्ड से क्या मुराद है? सेटल मींस पेमेंट हो गई, अनसेटल मींस पेमेंट नहीं की आपने, जस्ट बुकिंग की आपने। तो इसको जब आपने रीट्रांसलेट करना है तो ईयर एंड के ऊपर आपने इसको क्या करना होता है? मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट करना होता है क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग स्पॉट रेट पर, और उसको भी किस में लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट कॉस्ट। नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे एसेट है, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं, कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। इसने रीट्रांसलेट नहीं होना। रीट्रांसलेशन रिक्वायर्ड
है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा सिर्फ किस आइटम ने होना है, मॉनेटरी आइटम्स ने होना। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू मॉडल पर चल रहे हैं। ये फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन वाला मॉडल भी है, IAS 16 का और IAS 40 का भी फेयर वैल्यू मॉडल है। तो अगर हम फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं तो एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ फेयर वैल्यू वो अप्लाई करेंगे और वैल्यू को मालूम करेंगे। रिकॉग्नाइज इन द सेम सेक्शन एज द गेन और लॉस फ्रॉम चेंज इन वैल्यूएशन इज रिकॉग्नाइज्ड। क्या करना है, सेम सेक्शन के अंदर आपने लिखना है। और ये आपका आ गया एक अदद नोट, ये आपने पढ़ना है। इससे रिलेटेड स्पेस जरा सी ज़्यादा हो गई है, अगर मैंने स्पेस को कम करने की कोशिश की तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यार हद होगी। अंडर IAS 16 एंड IAS 38, IAS 16 कौन सा, PPE टेंजिबल एसेट और IAS 38 इनटेंजिबल एसेट। Revaluation gain is recorded in other comprehensive income. Therefore, exchange difference shall be recognized in other comprehensive income. Revaluation upward हुआ, हमने जस्ट वैल्यू मालूम की थी और किस में लिखा, OCI में। तो एक्सचेंज गेन या लॉस whatsoever it is किस में ले जाएंगे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। IAS 40 गेन ऑन फेयर वैल्यू इंक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। अब इसकी अकाउंटिंग किसके अंदर है, सिर्फ है ही प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर गेन या लॉस कहां पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके। मींस हमने एक्सचेंज गेन को बेस नहीं बनाना, जो स्टैंडर्ड जिस साइड पर जा रहा है हम एक्सचेंज गेन या लॉस को भी उसी स्टैंडर्ड की तरफ, उसी वे आउट के ऊपर ले जाएंगे। OCI में हो रहा है तो OCI में ले जाएंगे गेन लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्निशन है, रिकॉग्नाइज हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस देयर एक्सचेंज डिफरेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। ये हमने देख लिया रिकॉग्नाइज होते हुए। एंट्रीज में कोई ज़रा सा भी फर्क आएगा, थोड़ा सा भी फर्क, कैलकुलेशन के अंदर भी जस्ट क्या करना है आपने, रिवैल्यूएशन की डेट के ऊपर रेट से या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो आपके रूल के हिसाब से कि फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है या लोकल करेंसी इक्वल टू 1 है। लें जनाब, यहाँ पर हम फिर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज को कहते हैं भाड़ में गई, लेकिन हम क्या बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स। क्या बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं भला जी, जो पोर्शन इस क्वेश्चन में प्रेजेंट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट। गुड, वेल डन, आपको तो आता है यार जी। 2018 के एक्सट्रैक्ट्स बना छोड़ें। फिर कौन सा एसेट है, बिल्डिंग है, PPE बिल्डिंग।
2018 वालेकुम सलाम, बस 10 मिनट। आप तो क्लास भी नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे राइट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है? थैंक यू। 2018, 2019, 2020 जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग आ जाएगी बच्चों। एक्सट्रैक्ट बनाते हुए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो हमें ईयर एंड की जस्ट वैल्यू लिखनी होती है। 2018 के एंड पर वैल्यू कौन सी है? WDV 18 के एंड पर 5940। 19 के एंड पर, 19 के एंड पर वैल्यू 4800 और 20 के एंड पर वैल्यू 7219। 31 दिसंबर 20। PPE पहली वैल्यू आई 5940, दूसरी वैल्यू आई 4800, 7219। जी क्लियर बात? क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लिखा जाएगा कि नहीं? जी क्या जाएगा? कौन से वाली वैल्यू लिखी जाएगी 18 में? 18 में है ही नहीं। 19 में, 19 में सरप्लस में वैल्यू कोई? 19 में ये 19 यहां तक एंड हो गया, ऐसे भी कोई नहीं आई, सरप्लस का कॉलम ये है। 20 में क्या लिखी जाएगी जी? बीस में ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, कौन से वाली वैल्यू लिखी जाएगी? आखिरी वैल्यू जो कैरिंग अमाउंट के सामने आ रही होगी वही सीडी बनेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2599। अच्छा जी, बस 2020 में लिखा जाएगा 2599। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट, एक चीज आ रही है डेप्रीसिएशन, ठीक है, एक OCI भी होगा। OCI के अंदर एक चीज आ रही होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितने साल? 3 साल, 2020, 2019, 2018। जी बच्चों, डेप्रीसिएशन 2018 की 660। उसके बाद क्या हुआ और क्या चीज़ आएगी? 2018 660 की डेप्रीसिएशन आ गई। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्सपेंस को ब्रैकेट में कर देते हैं जी। नेक्स्ट 2019 600 की डेप्रीसिएशन। कोई और चीज़ भी आएगी या नहीं आएगी?
रीवैल्यूएशन लॉस, वेल डन। ये वाला लॉस 2019 में हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला लॉस लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन के वक्त का की एंट्री होती है और ये लॉस में जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से 540 लिखा जाएगा 2019 में। रिवैल्यूएशन लॉस कितनी थी वैल्यू? 540 जी। 2019 के अंदर कोई और वैल्यू? 60 की कहाँ पे लिखूं? ये 2019 का ये भाई ने कहा कि ये वाला 60 कितने लेके जाओ, कितने लेके जाइए? क्यों जनाब? कहाँ पे लेके जाएं? क्यों जी, आप बताएं। ओसीआई में जाएगा पक्का? पक्का कच्चा? ओसीआई में क्यों जाएगा? जी जी जनाब, आपने 60 का क्या है? आप क्या कहते हैं? अल्लाह खैर, वो तो ठीक है। और 5 मिनट पहले असी डिसाइड किया है कि इस कॉलम के सिर्फ रिवैल्यूएशन के टाइम की एंट्री होनी, आंदी कोई एंट्री नहीं होनी। जो एंट्री नहीं होनी तो लैजर नहीं बनना, लैजर नहीं बनना, ट्रायल बैलेंस नहीं बनना, तो एक्सट्रैक्ट कितों आ जाएगा? नो जर्नल एंट्री बेटा जी। जब जर्नल एंट्री नहीं होनी तो ना टी अकाउंट बनने हैं, ना ट्रायल बैलेंस बनना है, ना एक्सट्रैक्ट बन पाने हैं। लिहाजा इस बेचारे की कोई एंट्री नहीं होनी जी। ये वाली डेफिनेशन आपने लिख दी हुई है। नेक्स्ट, अब बताएं और क्या क्या वैल्यू कहां कहां पर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट्स में? 2020 में डेप्रीसिएशन की एंट्री लिखेंगे। अच्छा, कितना? 1031 है, आसान काम तो करिए ना जी। नेक्स्ट, और क्या वैल्यू लिखेंगे? ओसीआई कितनी वैल्यू जी? एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन के वक्त की जो वैल्यू अगर सरप्लस में आ रही होगी तो ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखी जाएगी, प्रेजेंट होगी। 2970 ये प्रेजेंट होगी किसमें? ओसीआई में। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में 2970 प्रेजेंट होगी। 2970 प्लस में और नेगेटिव में? प्लस में गेन आया हुआ। और कोई वैल्यू? 371 का क्या करें? ये इक्विटी से इक्विटी में मूवमेंट है, सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट है, लेकिन चूंकि रिटेन्ड अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ये वो कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग का एक्सट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाता होता, ये ओसीआई में जाएगा। ये सीडी बन रहा है सरप्लस का, ये सीडी के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाएगा 2020 में ही। लें जनाब, तो लिहाजा ख्याल रखना है आपने।
जी किसी बच्चे का कोई सवाल? होमवर्क ऑरलैंडो के नाम से ये सवाल है, ये आपने करना है। इसका आंसर क्वेश्चन इस PDF में ही अवेलेबल है। कल सवाल दिया था आपको, पास पेपर दिया था IS 21 मिक्स विद IS 41, हो गया था कि नहीं हुआ था? हमने तो किया ही नहीं है, हैं? अच्छा सही है कि नहीं है? जी बेटा हाँ चेक करते हैं। ए किधर गया? यस आएगा, वेल डन। ये 480 भी आएगा। ये लॉस रिवर्स हुआ है, ये अदर इनकम में रिवैल्यूएशन गेन के नाम से आएगा। रिवैल्यूएशन गेन अदर इनकम 480 और ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा। नहीं सही कहा है बच्चे ने, जो बात है गेन आएगा। एंट्री की थी हमने एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, गेन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो ये ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में प्रेजेंट हो रहा होगा। जी एनी अदर क्यूरी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। कोई और स्टूडेंट की कोई क्यूरी? किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है।